आइए चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य की शुरुआत आदिकाल से मानी जाती है। आदिकाल के साहित्य को हम अगर क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहें तो उसको 3 तरीके से बांटकर हम पढ़ सकते हैं। पहला जो तरीका है हमारा वह पहला 3 तरीकों में से जो पहला तरीका हमारा है वह वीर गाथात्मक साहित्य है, जिसे राज्य आश्रित साहित्य कहा जाता है। इसमें जो कवि रचनाएं करते थे वह किसी के लिए रचनाएं करते थे, राज्य आश्रित साहित्य में। और दूसरे नंबर पर जो हमारा साहित्य है वह धर्म की बातों को करने वाला साहित्य था, धार्मिक ज्ञान की बातें करने वाला साहित्य था, जो किसी धर्म या संप्रदाय के द्वारा रचा हुआ साहित्य माना जाता था। इसमें सबसे पहले हमारा आता है जैन साहित्य, फिर आता है सिद्ध साहित्य, फिर आता है नाथ साहित्य। और तीसरा जो तरीका है पढ़ने का वह आता है हमारा लोकतांत्रिक साहित्य, जिसे लौकिक साहित्य भी कहा जाता है। इसमें जो कवि रचनाएं करते थे वो अपने इच्छा के अनुसार करते थे, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता था, वह किसी भी विषय के ऊपर जो है अपनी रचनाओं को रच सकते थे। तो आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले धार्मिक ज्ञान की बातें करने वाला जो साहित्य था उनमें से जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई? जैन साहित्य या जैन धर्म, सबसे पहले हम जानेंगे कि जैन साहित्य क्या है और जैन धर्म क्या है। जैन धर्म और जैन साहित्य तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें होते हुए एक ही चीजें हैं। पहले जैन धर्म के बारे में हम जानते हैं। देखिए, जैन धर्म से कैसे जैन साहित्य के रूप में आगे बढ़ा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैन धर्म कहाँ से आया? तो जैन धर्म जो है की शुरुआत सबसे पहले जब सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि की रचना हमारे माना जाता है कि ब्रह्मा ने की। ब्रह्मा की रचना सृष्टि ने की। उसके बाद ऋषियों ने वेद पुराण लिखे। वेद पुराण लिखने के बाद मनु आते हैं जो मनु स्मृति की रचना करते हैं। फिर उनके बाद उन्हीं के परंपरा के आगे महान पुरुष हुए एक ऋषि भदेव। तो ऋषि भदेव जो थे वो जैन धर्म की स्थापना करने वाले थे, माने जाते हैं। उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की और वो पहले जैन धर्म के तीर्थकार माने जाते हैं। फिर इसी तरह आगे ऋषि भदेव के क्रम में बढ़ते बढ़ते फिर श्री राम भी हुए। फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते फिर जब भगवान महावीर हुए तो भगवान महावीर जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। पहले ऋषि भदेव थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की और वह पहले तीर्थकार माने जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और अंतिम भी। फिर उन्होंने जो है भगवान महावीर ने जो है समाज को जो है उपदेश दिया और उन्होंने कोई रचना लिखित नहीं की, उन्होंने सिर्फ उपदेश दिया। फिर उनके उपदेशों को जिन शिष्यों ने सुना उन्होंने लिपिबद्ध किया उनके उपदेशों को, सुने हुए उपदेशों को। तो जब से लिपिबद्ध करने लगे जैन धर्म में, वहीं से जैन साहित्य जो है शुरू होता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैन साहित्य में पहली रचना कौन सी मिलती है। जैन साहित्य के पहली रचना हमें श्रावकाचार देखने को मिलती है, जो एक गद्यात्मक रचना है जिसकी लेखक देवसेन माने जाते हैं। और हिंदी की सबसे पहली रचना आचार्य देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार है। और जैन साहित्य के सबसे पहले कवि स्वयंभू माने जाते हैं जो पौंचर्यु की रचना की। पौंचर्यु में जैन दृष्टिकोण से राम कथा कही गई है। अब भ्रम होता है कि जो है
जब सबसे पहले श्रावकाचार्य रचना मानी जाती है तो जैन साहित्य का सबसे पहला कवि स्वयंभू को क्यों माना जाता है? तो कवि उन्हें माना जाता है ना, इसलिए जो है जैन साहित्य के सबसे पहले कवि जो परमचर्यु की रचना करते हैं स्वयंभू, वो एक काव्यात्मक रचना है, वह गद्यात्मक रचना नहीं है। गद्यात्मक रचना श्रावकाचार्य है जो देवसेन द्वारा रचित है, इसलिए स्वयंभू को जो है जैन साहित्य का सबसे पहला कवि माना जाता है। तो श्रावकाचार्य जो है वह एक गद्यात्मक रचना है, इसलिए उसे लेखक कह सकते हैं, देवसेन को लेखक कह सकते हैं। अगर पूछा जाए कि जैन साहित्य के पहले लेखक कौन हैं, तो वहां पर स्वयंभू नहीं होंगे, वहां पर देवसेन होंगे, क्योंकि श्रावकाचार्य जो है गद्यात्मक रचना है। अगर कवि के बारे में पूछ रहा है तो स्वयंभू होंगे। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि विद्वान जो है हिंदी साहित्य को मतलब कहाँ से शुरू हुआ माना जाए। उसके पहले तो संस्कृत, प्राकृत, पाली ये सब जो है हमारी भाषाएं थी, लेकिन हिंदी जो भाषा है जो आज हम पढ़ रहे हैं उसकी साहित्य की शुरुआत हम किस जगह से आकर माने, तो हमें यह देखना होगा कि आज की जो हिंदी हम बोल रहे हैं वह किस रूप में है। तो आज की हिंदी हमारी जो है जिसका विकास हुआ है प्राचीन भाषाओं से, वह आज की हिंदी हमारी मिश्रित भाषा है। उसमें हम हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी सभी भाषाओं का मिश्रण करके बोलते हैं। तो इसी से मिलता जुलता जब सबसे पहले जो है हमारी संस्कृत भाषा थी, संस्कृत से पाली हुई, पाली से प्राकृत हुई, प्राकृत से जो है अपभ्रंश हुई, अपभ्रंश से अवहट्ट, फिर अवहट्ट से धीरे धीरे खड़ी बोलियों का विकास होने लगा, खड़ी बोली का विकास होने लगा। उसके तो संस्कृत जो हमारी भाषा थी वह उस समय के आमजन के लिए थोड़ा सा मुश्किल थी, क्योंकि वह बहुत ही तर्क और नियमबद्ध तरीके से थी, इसलिए आम जनता उसे समझ नहीं पाती थी। उस भाषा में कोई भी रचना होती थी तो उसे आमजन के लिए बहुत मुश्किल समझना हो जाता था। तो जब जैन साहित्य जब शुरुआत हुई तो उन्होंने पाया कि संस्कृत, प्राकृत, पाली ऐसी भाषाएं थी जो आमजन के समझ से थोड़ा सा मुश्किल थी, उन भाषाओं को समझ नहीं पाते थे लोग। इसलिए जैन साहित्य ने संस्कृत के बाद जब प्राकृत आई तो संस्कृत से थोड़ा सा आसान प्राकृत हुई जनता के लिए। संस्कृत बहुत ही नियम और बद्ध तरीके से रचनाएं रची जाती थी जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। फिर प्राकृत आई, उसके बाद प्राकृत संस्कृत से थोड़ा आसान हुई जनता के लिए। फिर प्राकृत से फिर पाली आती है, पाली प्राकृत से थोड़ा सा और आसान हो जाती है संस्कृत और प्राकृत से। फिर अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश जो है आम जन की भाषा में बोली जाने वाली, आसानी से समझे जाने वाली भाषा थी। इसी भाषा को जैन साहित्य के कवियों ने पकड़ लिया, इसी भाषा में उन्होंने रचनाएं रची। तो अपभ्रंश का जो गुण है वह आज के हिंदी से मिलता है, इसलिए अपभ्रंश को जो है हिंदी का जो है जननी भाषा भी मानते हैं, क्योंकि अपभ्रंश में वो उस समय आम जन में बोले जाने वाली, समझे जाने वाली भाषा थी, जैसे आज की हिंदी जो है मिश्रित भाषाओं को समझे जाने वाली भाषा है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो है लोक भाषा जो है वह समाज के लिए हितकर होती है।